25.1 प्रस्तावना। फात्सीवाद का जन्म 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना है। इटली में जन्म लेकर तथा जर्मनी में एक कार्यात्मक राजनीतिक विचारधारा के रूप में परिशोधित होने के उपरांत फात्सीवाद अपने प्रवर्तकों के लाभ में राजनीतिक जीवन की जटिलताओं का साधारणीकरण करने की अपनी स्वाभाविक क्षमता वो कारण शायद एक चिरस्थायी वास्तविकता बन जाता। इसकी प्राप्ति हम और वे की अपरिहार्यता को पूरा करके हुई, जिसमें वे न केवल विरोधी थे बल्कि आवश्यक स्तर से निम्न भी थे। यह राजनीतिक दोहरावाद, जिसका फात्सीवाद ने आक्रामक रूप से स्पष्टीकरण किया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इटली व जर्मनी की पराजय के बाद भी बना हुआ है। इसी संदर्भ में ह्यूग ट्रेवर रॉपर द्वारा प्रस्तुत फांसीवाद पर मृत्यु लेख की बात की जा सकती है, जिसमें कहा गया था कि फांसीवाद की शुरुआत 1922 से 23 में हुई। उसकी शिगामवस्था 1930 के दशक में थी और 1945 में उसका अंत हो गया। यह साधारण कथन हमारे गले से नहीं उतरता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप में बनी राजनीतिक रचनाएं इसी प्रवृत्ति की ओर इंगित करती है। वास्तव में विश्व में गैर संवेदनशीलता राज्य सत्ता के साथ जुड़ी हम और वे की अति सामाजिक सांस्कृतिक ध्रुवीयता तथा अंतर व्यक्तिगत इंटरपर्सोनल तथा सामुदायिक व्यवहारों में सभी प्रकार के असहजता यह स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है कि फात्सीवाद आज न केवल प्रासंगिक है बल्कि यह तो मूल तौर पर प्रदर्शित तथा संपादित फांसीवाद से अधिक जटिल तथा विकृत आयामों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए पहले की अपेक्षा आज यह मनु के सामने अधिक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। इस इकाई में हम इन्हीं निर्देशित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें हम फारसीवाद के मूल तथा बदले चेहरे को प्रस्तुत करेंगे ताकि आप फारसीवाद के बदलते विचारों, वास्तविकताओं तथा प्रक्रियाओं से अवगत होने के अलावा जीवन के सत्य की एक बेहतर समझ की सहायता से तथा विश्व में समस्त क्षेत्रों में मानवता पर आच्छादित बहुलवादी वास्तविकता के अधिकाधिक यथाचित मूल्यांकन के द्वारा इन प्रवृत्तियों को सर्जनात्मक रूप से नकार सकें। 25.2 फात्सीवाद अर्थ एवं एक विचारमूलक चित्र। फात्सीवाद के अर्थ को समझने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि फांसीवाद की विशेषताओं को रपट करने वाले विचार अव्यवस्थित तथा अपरिपक्व हैं। रिक विलफोर्ड इन विचारों का उद्भव अनेक प्रकार के स्रोतों तथा सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं में से हुआ। इसलिए हमें मार्क्स के दास कैपिटल की तरह फात्सीवाद का कोई प्रतिनिधित पाठ्यग्रंथ नहीं मिलता जिससे हम इसके विचारों को आधिकारिक रूप से समझ सकें। इसके अलावा फात्सीवाद की बौद्धिक ईमानदारी के प्रति रासायनिक उदासीनता जॉर्ज एच. सेबाइन इसके द्वारा प्रस्तुत भ्रांतिजनक विचारमूलक श्रेणियों में और अधिक योगदान करती है। फिर भी फालीवाद का विश्व के प्रति दृष्टिकोण का निर्माण करने का प्रयत्न राज्यवाद, नस्लवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, विशिष्ट वर्गवाद जैसे प्रमुख फात्सीवादी विचारों के साथ साथ तर्कशून्यता के आधारित विचार से किया जा सकता है। इनमें से कुछ विचारों की आशंका फाल्तीवादी विश्व दृष्टिकोण की बौद्धिक विरासत पर केंद्रित करके की जा सकती है। विलफोर्ड प्रारंभिक बिंदु के रूप में आसानी से यह कहा जा सकता है कि फारसीवाद ने 19वीं शताब्दी के अंत के दौरान यूरोप में प्रचलित क्रांति के मूड से काफी कुछ प्राप्त किया है। क्रांति के इस मूड ने जिसने प्रचलित उदारवादी विचारों को आवश्यक रूप से पुराना कहा, सामाजिक डार्विनवादी जैसे स्पेंसरी द्वारा विकसित प्रतिवाद एंटीथीसिस से काफी कुछ लिया। सामाजिक डार्विनवादियों ने विशेष रूप से एक मानसल दर्शन का स्पष्टीकरण किया जिसने एक बौद्धिक वातावरण को प्रोत्साहित करने में मदद की जिसके भीतर नस्लवाद की भ्रांति का पूर्ण होना शुरू हो गया। विलफोर्ड इकाई का यह भाग ऊपर निर्धारित फात्सीवादी प्रमुख विचारों के आधार पर उनके विश्व दृष्टिकोण की रचना करने का प्रयत्न है। 25.3 फात्सीवादी विश्व दृष्टिकोण। 3.1 प्रमुख विचार। अबौद्धिकवाद। अबौद्धिकवाद। अबौद्धिकवाद फात्सीवाद तथा फात्सीवादी विश्व दृष्टिकोण की एक मौलिक परत है। फात्सीवाद तर्क तथा व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव विज्ञान को नकारने का सुझाव देता है। एक फाल्सीवादी की यह दलील है कि जीवन की जटिलता कुछ ऐसी है जिसे सामान्य विभाग ग्रहण नहीं कर सकता। शांति तथा वस्तुपरता मानव जीवन के चारों ओर से छाई जटिलताओं पर विजय हासिल करने में कोई सहायता नहीं करते। मुसोलिनी ने एक बार घोषणा की थी कि विवेक पैरन इंटेलेक्चुअलिज्म है जिसमें सही अर्थ का अभाव है। साधारण दिमाग मृगतृणाओं से भरी एक बंजर भूमि है जो कि वास्तविकता की केवल एक भ्रांति देती है। लियोन पी. बाराहाट फारसीवाद के अनुसार सत्य तो एक व्यक्तिपरक विशेषता है जो कि केवल ऐसे मेधावी लोगों के पास है जिनकी इच्छा या आत्मा या व्यक्तित्व से जनता से महान है। बाराडाट फारसीवाद विचारमूलक ओरान प्लेटो, रूसी, कोगेल तथा जॉर्ज सॉरेल जैसे अनेक स्रोतों से प्राप्त करता है। इन्हीं विचारकों के विचारों के आधार पर वे अबौद्धिकवाद की संरचना करते हैं। मुसोलिनी, हिटलर आदि के लिए लोगों में बिना कुछ सिद्ध किए मूल्य अथवा लक्ष्य की पवित्रता के कार्य के लिए हलचल पैदा करना काफी था। महसूस करो, सोचो मत, यह उनका अपने अनुयायियों को निस्तर आदेश था। भावनाओं तथा आवेगों को उकसाने के लिए वे किसी पाठ्यग्रंथ की दृढ़ और व्यवस्थित विचारधारा पर निर्भर नहीं रहे बल्कि इसके लिए उन्होंने अपनी आंख की मान देने की प्रतिभा का सहारा लिया। फारसीवाद के प्रतिपादकों ने काल्पनिक कथाओं का भी जमकर प्रयोग किया। विशेषकर उन्होंने लोक की कल्पित कथा को सर्वाधिक व्यक्त किया। वैसे तो लोक का अर्थ जनता होता है, फारसीवाद में लोक में काल्पनिक अर्थबोध भी दिए गए। यह कहा गया कि लोक पूर्ण मूल्यों की एक व्यवस्था, जनत्व पीपलहुड का एक सनातन तत्व विज्ञान है। विल्फ्रेड जॉर्ज मोसे ने लोक शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जैसे कि प्रत्येक मनुष्य के पास एक आत्मा होती है, उसी तरह से लोक आत्मा होती है और मनुष्य की आत्मा की तरह वह लोक को एक विलक्षण तथा अपरिवर्तनीय चरित्र प्रदान करती है। इसने विशेषकर जर्मनों को अपनी सामूहिक आत्मा को एक यंत्रणापूर्ण बौद्धिकता की बजाय भावनाओं पर आधारित व्यग्र तथा गतिशील के रूप में परिवर्तित करने में सहायता मिली। अबौद्धिकवाद को जर्मन दार्शनिक परंपरा में आगे विकसित किया गया। फिशे, शोपेनहावर तथा नीत्शे ने सामूहिक तौर पर आदर्शवादी परंपरा को नकारने का प्रयत्न किया और अबौद्धिकवाद को प्रोत्साहित किया। इन स्रोतों को फात्सीवादियों ने बारंबार प्रयोग तथा कुप्रयोग अबौद्धिकता पर जोर देने तथा सामाजिक आवेशों को उत्तेजित करने के लिए किया ताकि फात्सीवाद की समाज में स्थिति अच्छी बन सके। नस्लवाद यह जानकर अजीब लगेगा कि हिटलर ने अपने सामाजिक सिद्धांत का आधार एक फ्रांसीसी विद्वान आर्थर द गोबिनो की रचनाओं पर आधारित किया जिसे फ्रांस ने एक कूटनीतिज्ञ के रूप में जर्मनी भेजा था। जर्मनी पर उनके प्रभाव के परिणामस्वरूप उन्होंने जातीय सर्वोच्चता वो सिद्धांत को विकसित किया जिसका अंततः जर्मन इतिहास पर महान प्रभाव पड़ा।
गोबिनों ने आर्यों को विश्व में एक मौलिक सर्वोच्च नस्ल कहा, जो कि महान सभ्यताओं के उदय के लिए उत्तरदायी थे। लेकिन निम्न नस्लों के साथ विवाह संबंधों को जोड़ने से उनकी सभ्यता और उनकी सामाजिक शुद्धता का पतन हुआ। इस पृष्ठभूमि में गोबिनों ने जर्मनों को शुद्धतम कहा क्योंकि उनकी नस्ल में मिश्रण न्यूनतम था। मानवता का भव्य इसीलिए जर्मनों की सामाजिक शुद्धता पर निर्भर करता था। गोबिनों के सिद्धांत का जर्मनों में गंभीर प्रभाव पड़ा। विषयकर रिचर्ड वैगनर ने जर्मनों की नस्ल सर्वोच्चता की भ्रांति का नाटकीकरण किया। उनके बाद एक और जर्मनीकृत अंग्रेज वाक्ती हाउस्टन स्टीवर्ट चैम्बरलेन ने वैगन की तरह उपलब्धि प्राप्त की। अपनी संगीतमय टिप्पणियों के माध्यम से चैम्बरलेन ने ट्यूटोनिक, पौराणिक कथा, जर्मन दार्शनिक अबौद्धिकवाद तथा गोबिनों के सामाजिक सर्वोच्चता के सिद्धांतों को इकट्ठा किया। चैम्बरलेन ने जर्मन सामाजिक शुद्धता को सुरक्षित रखने व उसका पुराण करने में एक मजबूत नेता की आवश्यकता पर जोर दिया, जो कि उन्हें इस शुद्धता को बनाए रखने का रास्ता दिखाए। हिटलर ने इन सभी विज्ञापनों से लाभ उठाया। उन्होंने जर्मनी की उनकी नस्ल सर्वोच्चता के लिए वाहवाही की और वस्तुओं तथा जनता की स्पष्ट योजना में उन्होंने यहूदियों को उनकी दुष्टता के लिए निशाना बनाया। यहूदियों के प्रति उनकी घृणा निम्न शब्दों में स्पष्ट प्रदर्शित होती है, यहूदी तो एक सड़ती लाश में एक इल्ली है, पुराने समय की काली मौतें, ब्लैक डेथ्स से बदतर वह एक आफत है। सबसे बदतर किस्म का कीटाणुओं को फैलाने वाला, मानवता का सनातन अविकसित भ्रूण, एक मकड़ी जो कि मनुष्यों का खून उनके छिद्रों से धीरे धीरे चूस लेती है। एक ठेठ परजीवी, एक मुफ्तखोर जो कि एक हानिकारक जीवाणु की तरह फैलता रहता है, सनातन खून पीने वाला। लोगों का उत्पीड़नकारी व्यक्ति। लियोन पी. बाराडाट द्वारा उद्धृत हिटलर ने विश्व के लोगों को 3 नस्ली श्रेणियों में वर्गीकृत किया। 1. संस्कृति का सर्जन करने वाली नस्ल अर्थात आर्य। 2. संस्कृति को ग्रहण करने वाली नस्ल अर्थात लातटियस, स्लाय, पूर्वी देशों के निवासी। 3. संस्कृति को नाश करने वाली नस्लें, जिप्सी, नीग्रो, यहूदी। हिटलर की योजना में नस्लवादी अनिवार्यता की जड़ें इतनी अधिक गहरी थीं कि हिटलर प्रायः घोषणा किया करते थे कि हम अपने रक्त के साथ सोचते हैं। यहां तक कि फालसीवादी यह दावा करते थे कि नस्लीय सर्वोच्चता को नकारने वाला कोई भी ज्ञान ही नहीं होगा। विज्ञान किसी अन्य मानवीय उत्पाद की तरह नस्लीय है तथा रक्त से प्रतिबंधित, कंडीशन्ड है। तीन दशमलव दो कार्यात्मक गतिशीलता कार्यात्मक शब्दों में इटली के फालसीवाद व जर्मनी के नाजीवाद को दक्षिण का सर्वाधिकारवाद कहा जाता है, क्योंकि फालसीवाद ने अपने निहित स्वार्थों तथा वामपंथी दलों तथा श्रम संगठनों के विरुद्ध अपने आप को संगठित किया। लेकिन उनके अनेक विचारधारात्मक तथा राजनीतिक प्रभावों में वे साम्यवादी सर्वाधिकारवादी शासन से मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए एकमात्र दल, राजनीतिक विचारधारा तथा जनैक्त्रीकरण में दोनों एक समान है। केंद्रीयकरण तथा राजनीतिक शक्ति का एकीकरण अन्य ऐसी प्रवृत्तियों हैं जो कि फालसियाद व साम्यवादी शासनों को एक जैसा बनाती हैं। राय सी. मिक्रेडिस, राजनीतिक शक्ति का केंद्रीयकरण तथा एकीकरण। इटली तथा जर्मनी दोनों में उच्चतम सरकारी अंगों ने राजनीतिक शक्ति का केंद्रीयकरण कर दिया। इसके अनुरूप इटली तथा जर्मनी के फारसीवादी शासनों के अंतर्गत समस्त प्रांतीय प्रशासनिक उपकरणों का व्यवस्थित रूप से विघटन कर दिया गया। इसीलिए फारसीवाद में न तो संघवाद था और न ही उसमें किसी प्रकार की शक्तियों का पृथक्करण था। व्यवस्थापिका अंगों का कार्य सरकारी कानूनों को स्वीकारना तथा उनकी पुष्टि करना था। इटली की संसद ने तो स्वयं का उन्मूलन कर लिया था और इतिहास में यह एक अनोखा उदाहरण है। इस तरह से सारी शक्तियां या तो फ्यूरर जर्मनी अथवा जूस इटली के हाथों में थीं। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पर निर्णायक रूप से नियंत्रण था तथा उसका संचालन एक दलीय शासन करता था। इसीलिए आश्चर्य नहीं कि दलीय काडरों कैडरी ने पूर्ण तौर पर दल द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को चुना, जिन्हें चुनावों में प्रायः 99% वोट मिले। केंद्रीयकृत सरकार ने समस्त स्थानीय प्रेस, राजनीतिक क्रियाओं तथा विरोधियों आदि को पूर्ण तौर पर बेकार कर दिया। सभी संभावित विद्रोह को फालसियों ने प्रारंभ में ही समाप्त कर दिया। एक दल इटली में फात्सी दल और जर्मनी में नस्ट में अत्यधिक केंद्रीयकृत नेतृत्व था। इन दलों ने भारी एकत्रीकरण द्वारा सहमति प्राप्त की। इन दलों के सौपानिक स्तरों पर उलूस तथा फ्यूरर का क्रमशः भारी नियंत्रण था। दलों की वानिक बैठकें आनंदमय जल से होती थीं, जिनमें नेता की प्रशंसा तथा उसकी नीतियों की पुष्टि की जाती थी। सरकार द्वारा दल के सहअस्तित्व के बावजूद वास्तविक शक्ति का केंद्र दल था। दल राज्य को चलाता था और बदले में राज्य एक अधीनस्थ संगठन की तरह प्रायः दलीय प्राथमिकताओं को प्रश्रय देता था। निरंकुश नेतृत्व नेता की परिकल्पित भूमिका जनता, दल तथा राज्य को जोड़कर एक उपयुक्त अस्तित्व बनाने की थी। नेता अपनी सत्ता, करिश्मा तथा व्यक्तिगत खासियतों के निर्माण के माध्यम से प्राप्त करता था। नात्सी जर्मनी ने नेता दल है, दल नेता है और नेता लक्ष्यों तथा दिशा को जानते हैं जैसे नारों का अविकार किया। नेता की स्थिति इतनी अधिक शक्तिशाली थी कि जर्मनी को फ्यूरर राज्य या नेता राज्य कहा जाता था। राजनीतिक निरंकुशता की यह सर्वोच्च निशानी थी। इटली में ड्यूस ने समान गुणों का दावा किया। वह राज्य तथा बल दोनों का प्रतिनिधित्व करता था और राष्ट्र तथा जनता के हितों, लक्ष्यों तथा आकांक्षाओं का प्रतिरूप था। उनके बारे में कहा जाता था, वह कभी नहीं सोता, बंद आंखों से वह हमारे सर्वाधिक आंतरिक विचारों को पढ़ता है। यह सब कुछ जानता है, वो राटू का गौरव और सम्मान है। फात्सीवाद की कार्यात्मक गतिशीलता की चर्चा हम यहाँ दो अतिरिक्त कार्यात्मक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालकर समाप्त करेंगे। पहला, इटली तथा जर्मनी में फात्सीवादियों ने साम्यवादियों की तरह कोई क्रांति नहीं की। इसके विपरीत उन्हें तो परंपरागत शासक विशिष्ट वर्ग ने सुगमता से सत्ता सौंपी। इटली में राजा तथा जर्मनी में राष्ट्रपति ने ऐसा किया। परिणामतः उन्होंने राज्य की बागडोर कानूनी तौर पर संभाली। इसीलिए फात्सीवादियों ने राज्य के टुकड़े टुकड़े नहीं किए, बल्कि उसकी अनेक औपचारिक संस्थाओं को बनाए रखा।
इसीलिए मुसोलिनी ने राजतंत्र तथा सेना में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तक उन्होंने उनके परंपरागत चरित्र को बनाए रखा। जर्मनी में औद्योगिक या व्यावसायिक समुदाय भी काफी बड़ी सीमा तक कार्यात्मक स्वतंत्रता का उपभोग करते रहे। दूसरी तरफ फासीवाद के प्रति युवकों में जबरदस्त आकर्षण था। दोनों देशों ने बड़ी तत्परता से युवक संगठनों की स्थापना की। फासीवादी दलों में प्रशिक्षित युवकों को भारी संख्या में शामिल किया गया। इस तरह से सहमति के एकत्रीकरण तथा संगठन का आविष्कार किया गया तथा उनके परिणाम का अनुमान लगाया गया। पच्चीस दशमलव चार फासीवाद तथा वर्तमान जीवन को चुनौतियां। जैसा कि इस इकाई की शुरुआत में बतलाया गया कि मुसोलिनी तथा हिटलर के साथ फासीवाद की मृत्यु नहीं हुई। अब तो फासीवाद की सफलता का अनुमान ब्रिटेन, जो कि उदारवादी लोकतंत्र की जननी है, में नवफासीवादी रचनाओं में लगाया जा सकता है। जॉन टिंडील के नेतृत्व में ब्रिटिश नेशनल पार्टी ब्रिटेन तथा संपूर्ण यूरोप के लिए फासीवादी एजेंडा का पुनर्वेधीकरण कर रही है। 1980 तथा 1990 के दशकों के दौरान यूरोप में व्यापारिक मंदी ने कम से कम गुप्त तौर पर नवफासीवाद को उर्वर भूमिका प्रदान की। इन समूहों द्वारा निराकरण के उपाय पुराने फासीवाद की याद दिलाते हैं। ये उपाय हैं निरंकुश राजतंत्र, निगमित विशिष्ट वर्गवाद, नस्लवाद, राज्य की प्राथमिकता व व्यक्ति पर राज्य का आधिपत्य। इसमें सबसे खतरनाक बात तो यह है कि यह नवफासीवाद महिलाओं के बारे में परंपरागत फासीवादी विचार का वैधीकरण करता है। उसे गृह क्षेत्र को बलपूर्वक सौंपता है। महिलाओं का लक्ष्य सुंदर बनना तथा संसार में बच्चों को लाना है। औरत स्वयं को खूबसूरत अपने साथी के लिए बनाती है और उनके लिए अंडे प्रदान करती है। जोसेफ गोबेल्स का दृष्टिकोण, विल्फर्ड द्वारा उद्धत, उठ 205। ऐसे और इसी तरह के विचार पश्चिमी तथा गैर पश्चिमी देशों में महिलाओं द्वारा उनकी नई पहचान के आंतरीकरण को अवरुद्ध कर रहे हैं। फासीवाद अपना सिर तभी उठाता है जबकि लोकतंत्र के जाने अनजाने विकास के साथ वह मेल नहीं खाता। इससे स्थिरता तथा लोगों में संतुष्टता पर बुरा असर पड़ता है। हम और वे का द्वंद्वी विरोध सामने आ जाता है और इससे समाज में असहिष्णुता तथा तिरस्कार की भावना बढ़ती है। विकसित तथा विकासशील का दोहरापन विश्व समुदाय के दोहरे आक्रोश की आग में घी का काम करता है। नस्ली समन्वयहीनता को धार्मिक कट्टरतावाद ने जटिल बना दिया है, जिसकी आतंकवाद सहायता करता है। इससे आज की दुनिया में नवीन फासीवादी मिजाज पनप रहा है। जीवन की बहुलता के निरादर से उसकी खूबसूरती तथा समरसता छिन जाती है। यदि इन प्रवृत्तियों को आगे पनपने तथा बिना किसी रोक के बढ़ने दिया गया तो विश्व में फासीवाद की एक नई शैली स्थापित हो जाएगी और उन सबको कुंठित करेगी जो कि पिछले समयों की कसौटी पर खरी उतरी हैं। 25.5 फासीवाद एक मूल्यांकन। फासीवाद एक मूल्यांकन। युद्ध तथा राष्ट्रीय विस्तार की विचारधारा के रूप में फासीवाद सेबाइन के अनुसार एक महत्वाकांक्षी गुरु का दर्शन था। किसी भी तार्किक गणना, चाहे वह व्यक्ति की खुशी की हो अथवा वास्तविक राष्ट्रीय हित की, द्वारा इस प्रकार के लक्ष्य को युक्तिसंगत नहीं ठहराया जा सकता। फासीवाद ने मूल्यों के मूल्यांकन के पार की अवस्था को नैतिक उदासीनता के लिए राजनीतिक अवस्था के रूप में प्रधारित किया। सेबाइन 811 नीले के फासीवाद के तात्विक विचार, जिनका उदय सॉरेल, सोमेनहोयर तथा हेगेल की रचनाओं से हुआ, प्रायः असुविधाजनक पहेली रहे हैं। इन रचनाओं में से कुछ हिस्सों को जानबूझकर चुना गया जिससे कि समय समय पर फासीवाद के लिए आवश्यक कार्यसाधक हल मिल सकें और उसे एक आदरपूर्ण विश्वसनीयता मिले। उदाहरण के लिए, मुसोलिनी के पास राज्य के सिद्धांत को विकसित करने का समय नहीं था, इसीलिए उन्होंने यह कार्य जियोवान्नी जानतेल को सौंपा, जो कि हेगेल के वर्षन के इटालियन संप्रदाय से था। जेंटाइल हीगल के राज्य के सिद्धांत से मली नीति परिचित थे, लेकिन अधिक समय न होने के कारण उन्होंने उसका उपयोग किया। मुसोलिनी ने उन्हीं बातों को लिया जिन्हें जानतेल ने उनको दिया। सेबाइन 818 इसका परिणाम यह निकला कि वास्तविक नियत को छिपाने के लिए हीगल की भावना को धारण किया गया और इसमें हेगेल के विचारों का कोई सार नहीं था। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि 1920 तक मुसोलिनी राज्य को मानवता के लिए एक अभिशाप मानते थे, लेकिन सत्ता में आने पर उनको उन वस्तुओं का गुणगान करना पड़ा जो कि राज्य से जुड़ी थीं। सेबाइन 818 से 19 वास्तविक सरकारी निपादन में फासीवाद ने इटली एवं जर्मनी में कोई महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया। फासीवाद के अंतर्गत आर्थिक एवं राजनीतिक निक्रियता बनी रही। परिणामतः फासीवाद ने व्यक्ति की अराजकता को मजबूत किया और देश को उनके प्राचीन व अर्धसामंतीय संरचनाओं के आधुनिकीकरण से वंचित करके उन्होंने देश की आवश्यकताओं के विपरीत प्रत्यक्ष तौर पर कार्य किया। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 341 इन कमियों के बावजूद फासीवाद में जन आकर्षण की क्षमता है। जब भी कमजोर दशाएं होंगी, यूरोपीय तथा गैर यूरोपीय परिवेशों दोनों में समाज एक अस्थायी रूप में समकालीन मुख्य स्थिति सुधारण हेतु फासीवादी संगठन के सुविधाजनक उपकरणों को अपना सकते हैं। निकट में हम कह सकते हैं कि भ्रमित करने वाली शब्दावली तथा आत्मा को सुखदायी शब्दों के बावजूद फासीवाद जीवन प्रक्रियाओं की संपूर्णता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। जीवन की संपूर्णता बहुलवाद तथा अन्यों की जीवन पद्धति तथा विचार प्रक्रियाओं के प्रति सहिष्णुता पर निर्भर करती है। इसीलिए वह कार्यों के अनेक माध्यमों का समर्थन करती है जो कि रमणीय खुशबू फैलाएं और ऐसा कोमल बर्ताव करें जिससे कि हजारों फूल पुष्पित हों तथा इस संसार को खूबसूरत बना दें। फासीवाद की तीखी तथा गंभीर रूप से कटी हुई धाराएं किसी भी रूप में ऐसी संवेदनशीलता और भावुकता का पोषण नहीं कर सकती।